मित्रों नमस्कार। मैं राजेश कुमार श्रीवास्तव अब आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के बारे में बताऊंगा। इस धारा को बताने से पहले थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच में पहले इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में समझने में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। जब आप उसको इंटरेस्ट को समझ आता है के अंदर, आप उसको जो पढ़ाने का जो उद्देश्य है, समझाने का जो उद्देश्य है, उसकी जो अप्लीकेबिलिटी है, ऑब्जेक्ट है, वो जब आप समझ लेते हैं, सेक्शन को समझने में आसानी होती है। इसलिए मैं जब भी कोई लेक्चर आपको देता हूँ तो उसके पीछे का थोड़ा सा आपको स्कोप ऑब्जेक्ट जरूर बताता हूँ। देखिए दफ़ा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो क्यों है, इसको समझें आप। देखिए ऐसा है कि कोई भी जो अपराध होता है 99% केसेस में, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी वस्तु होती है जिसके द्वारा वह अपराध कारित किया जाता है। जैसे छुरी हो सकती है, तलवार हो सकता है, गणासा हो सकता है, कुल्हाड़ी, राइफल, पिस्टल, जो कुछ भी है, पत्थर हो सकता है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर केसेस जो भी होंगे जिसमें एक ऐसी इंजरी आई होगी जो जिसका एक महत्व होगा, दफ़ा 325 भी हो सकती है, आईपीसी की 302 है, 307 है, 304 है, जो तमाम चीज़ें हैं अफेंस अगेंस्ट बॉडी जिसमें आप देखेंगे, जिसमें इंजरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उन केसेस में जो है दफ़ा 27 बहुत ही रिलेवेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है रिलेवेंट, क्वेश्चन ये उठेगा आपके सामने, उसको बता दे रहा हूँ आपको। देखिए होता क्या है कि पुलिस कनेक्ट करना चाहती है कि साहब जिस हथियार से या जिस औजार से इस व्यक्ति को चोटें पहुंचाई गई, चाहे वह हत्या हो चाहे जैसी भी हो, वह हथियार या वह ऑब्जेक्ट हमने मुलजिम के पास से ही रिकवर्ड किया। इस बात को साबित करने का प्रयास पुलिस अथॉरिटीज प्रोसिक्यूशन करता है। वजह क्या है कि वो ये जब कह देता है, इसलिए साबित करना चाहता है कि एक्यूज्ड ने ही बरामद कराया। कोई भी असलहा हो सकता है, तो एक्यूज्ड के ही निशानदेही भी बरामद हुआ, तो चूंकि इनकी निशानदेही बरामद हुआ साहब, इसलिए इन्होंने कांड किया। वो इसको साबित करने का प्रयास करने के लिए ये धारा 27 का वो बचाव लेके चलते हैं। धारा जो 27 है वो दफ़ा 25 और दफ़ा 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक अपवाद है। तो जो वहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि धारा 25 और 26 में रिस्ट्रिक्शंस हैं। 25 में बताया उन्होंने कि पुलिस ऑफिसर से, धारा 26 में बताया कि पुलिस कस्टडी में। तो अब ये धाराएं तो पुलिस को बांध दी। अब इन धाराओं का एक अपवाद दफ़ा 27 में आ गया, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली पुलिस को दफ़ा 27 में, वहां से वो लाभ प्राप्त करना चाहता है और उस लाभ के जरिए गलत प्रकार से मुलजिम को फंसाना चाहता है, और यह अपने न्यायालय में अपना एक एविडेंस पेश करना चाहता है कि चूंकि सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें उनकी निशानदेही पे जो मेन चीज़ है वो बरामद हो रही है, इसलिए साहब इनको विश्वास करें हमारी स्टोरी पे और कनेक्शन करें। वो लेके आते हैं, ये कहना चाहते हैं वो। इसलिए ये धारा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको समझें आप। हर मामले में कोई ना कोई, जैसे जो भी होगा तो उसमें कोई औजार होगा, तो उस औजार की जो रिकवरी होती है मुलजिम की निशानदेही पर, जैसे निशानदेही कहते हैं, अंग्रेजी में पॉइंटिंग आउट कहते हैं, बात एक ही है। तो पॉइंटिंग आउट पे जो बरामदगी भई, तो वह जहाँ जहाँ पे किसी मुलजिम के पॉइंटिंग आउट से कोई बरामदगी हो जाएगी, वहाँ दफ़ा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रासंगिकता और महत्व और साक्ष्य में ग्राह्यता का प्रश्न आपके सामने मित्रों खड़ा हो जाएगा। अब वहाँ पे इसलिए आपको जरूरी है, क्योंकि जब ट्रायल आप करेंगे तो ट्रायल में आईओ जब आता है, विवेचक आता है, तो वही बरामदगी कराता है और वह बताता है कि हम ऐसे से बरामद किए, इन्होंने हमको स्टेटमेंट दिया। तो उस स्टेटमेंट को जिसके आधार पर बरामदगी कराता है उसको रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करेगा केस डायरी में। वो केस डायरी में अगर वो मुलजिम थाने में चला से में है तो थाने में कर सकता है, जेल में है तो जेल में, जहाँ कहीं भी होगा कहने का उसको रिकवरी करेगा। वो उस स्टेटमेंट उसका आता है कि साहब ऐसी ऐसी बात थी, ऐसी ऐसी बात थी, तो मैंने ऐसा किया, कत्ल किया या मारा पीटा, और उसके बाद मैंने इस असलहे को या जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है मैंने उसको इस घर में यहाँ पर छिपा कर रख दिया, अगर आप कहें तो चल के मैं उसकी रिकवरी करा सकता हूँ साहब। ये स्टेटमेंट उनका आता है। ये दफ़ा 27 की बातें यहाँ से शुरू हो जाती है। अब एक तरफ तो आपने ये पढ़ा कि जो कन्फेशन है वो पुलिस ऑफिसर से किया गया, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। आपने ये भी कहा कि पुलिस कस्टडी में नहीं होगा। अब इसमें भी पुलिस कस्टडी है, 27 है, पुलिस कस्टडी है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि उतना स्टेटमेंट जितना उस नए तथ्य को, जो जानकारी जिसकी चाहिए थी उसको जानने के लिए जो तथ्य सामने आए, जो जानकारी हुई, वे तथ्य साक्ष्य में, उतना मामला जो है साक्ष्य में ग्राह्य कर लिया जाएगा। ये देखिए ला इसका ये है, इधारा ये कहती है। इधारा ये कहती है कि जहां पर किसी तथ्य की जानकारी हुई है, देखिए सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, धारा नहीं सेम सेम पढ़ूंगा, एक्ट में लिखा हुआ। धारा है क्या मैं बता दे रहा हूँ आपको, सेक्शन क्या।
प्रिंसिपल क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है उसका। एक तथ्य की जानकारी हुई, एक चीज और समझ लें कि इस धारा में स्वीकृति या संस्वीकृति दोनों को ही कवर किया गया है। चाहे वह तथ्य संस्वीकृत में किए गए कथनों के बाद प्रकाश में आया हो, चाहे वह स्वीकृत के परिभाषा में कवर्ड कथनों के अंतर्गत प्रकाश में आया हो, तो इस धारा में संस्वीकृति और स्वीकृति दोनों को ही समावेश कर दिया गया कि चाहे संस्वीकृत से जानकारी में आया हो, चाहे संस्वीकृत से चाहे स्वीकृत, दोनों से ही आ सकता है। एक चीज तो आप समझ लें। और कैसा तथ्य है, जो किसी एक्यूज्ड के स्टेटमेंट के देने के बाद, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कथन जो संस्वीकृति हो या संस्वीकृति हो पुलिस कस्टडी में, इंपॉर्टेंट है, पुलिस कस्टडी में दिया गया, और जो कथन दिया गया जो स्वीकृत संस्वीकृति के नेचर का था, उस कथन के परिणाम एक तथ्य यह जानकारी में आया जिससे किसी चीज की रिकवरी हुई या जो चीज नया प्रकाश में आया, तो वह उतना तथ्य जितना के बताने पर वह प्रकाश में आया, उसकी जानकारी हुई, उतना तथ्य उस स्वीकृति या संस्वीकृति को अलग कर दे से निकाल लिया जाएगा, और वह उतना पार्ट जितने से उस तथ्य की जानकारी हुई और जो उससे डायरेक्ट रिलेटेड था, स्पष्ट रूप से संबंधित था, वह उतना साक्ष्य में ग्राह्य हो जाएगा। ये इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो उसको संस्वीकृति हो या ना हो, स्वीकृति हो या ना हो, उसको साक्ष्य में उनको आपके विरुद्ध साबित की जा सकती है। अब मैं इसको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आप एकदम तनिक ना घबराएं, एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ उसको। देखिए कैसे आ रहा है ये। देखिए एक केस आया, पुलवरी कुटैया का केस, बड़ा इंपॉर्टेंट केस, हर किताब में मिलेगा, कोई ऐसा नहीं कि इस केस को मैं ही जानता हूँ, जितने लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने एडवोकेट सब जानते हैं। देखिए इसमें मामला क्या आया तो कैसे आ रहा है। देखिए इसमें ये मामला आया कि 4 लोग, ये प्रीवी काउंसिल ने इस केस को डिसाइड किया है। देखिए इसमें 4 लोगों 5 लोगों के ऊपर एक मामला आया। उसमें ये आया कि साहब एक सिवैया नाम के एक आदमी का मर्डर हुआ, और एक आदमी ने ये कहा, एक्यूज नंबर 6 ने, उसके स्टेटमेंट में आया कि साहब मैं और मेरे साथ सच एंड सच पर्सन थे, पुलवरी कुटैया भी थे, ये लोग हम लोग थे सब लोग, और हम लोगों ने इसका सिवैया का इंतजार किया एक स्पॉट पे, और वहाँ पर जब सिवैया आए तो उनको भाले से हम लोगों ने साहब मार दिया, और इसने मारा, दूसरे आदमी ने भाला, और भाला मारने के बाद हमको दे दिया, मैं भी उसमें शामिल था, मुझको दे दिया, और मैं भाला जो है वहाँ छुपा कर रखाया हूँ, एक निरसू नाम के आदमी के नाम घर में छिपा के आया हूँ, अगर आप चलें तो मैं आपको उसको रिकवरी करा दूंगा। पुलिस जो है गवाहों को लेती है और उस व्यक्ति को लेती है, और ले जाने के बाद वहाँ से उस भाले की रिकवरी करा देती है। अब प्रश्न ये उठा कि ये जो पूरा स्टेटमेंट जिसमें कन्फेशन भी कर रहा है, देखिए पुलिस कस्टडी में आ गया, धारा कहाँ से, अब देखिए हम धारा के स्कोप आप बताता चल रहा हूँ, धारा कैसे कैसे इन्वॉल्व हो रही है, समझ लें आप उसको मित्रों। तो कन्फेशन आ गया, क्या कन्फेशन आ गया कि साहब मैं उस ग्रुप में शामिल था जिसने हत्या की, मैं भी उसमें शामिल था, ये उसका कन्फेशन हो गया। ठीक है, कन्फेशन आ गया। अब कहता क्या है कि पुलकुरी के द्वारा उत्प्रेरित करने पर, उसे कहने पर हम लोगों ने सब लोग मिलकर उसकी हत्या कर दी सिवैया की। अब यह जो हथियार था ये छुपा कर रखा गया निरसू के यहाँ पर, तो कोर्ट ने कहा कि इसका यह पार्ट हम लोगों ने मारा, यह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। तो ग्राह्य कौन सा हो जाएगा? ग्राह्य उतना पार्ट जितने के फलस्वरूप इस बात की जानकारी हुई कि वह भाला वहां पर है, केवल उतना रिलेवेंट होगा, हम केवल उतना पढ़ेंगे। उसका वह स्टेटमेंट कि हमारे द्वारा मैंने वह भाला वहां पर छुपा कर रख दिया है। देखिए 2 चीज समझिए आप, अगर वह कहता है कि मैंने वह भाला वहां पर छुपा कर रख दिया है, तो यह उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है, जैसा कि आप पलविंदर के केस में आप बता चुका हूं। कन्फेशन क्या है आप पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं। कन्फेशन मतलब मैंने मारा, ये कन्फेशन स्टेटमेंट है, इससे सटा हुआ सब सेंटेंस चल रहे हैं। तो यह जो इसका पार्ट है वो सिर्फ कहता है कि मैंने भाला को वहां पे रख दिया है, केवल भाला को वहां पे रखने मात्र से और उसको साक्ष्य में ग्राह्य होने की अनुमति देने से, साक्ष्य में ग्राह्य कर लेने से उसका कन्विक्शन नहीं हो जाएगा। वो कन्विक्शन नहीं कर सकता। किसी आदमी के कहने पर अगर कोई चीज असलहे की रिकवरी हो जा रही है तो वो कन्विक्शन के लिए प्राप्त नहीं है, इसलिए इसको उन्होंने साक्ष्य में ग्राह्य माना। एक चीज, दूसरी चीज और देखिए, मैं प्रैक्टिकल स्कोप इसका बता दे रहा हूं, ये कहां से डेवलप होकर चला आया। देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसी चीज होती है जो बिना अगर एक्यूज्ड ना बताए तो उसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए
वो कहते हैं कि हम इनसे केवल एक इस पे के कनेक्ट करने के लिए, ये टोटल एविडेंस नहीं है, टोटल इनके खिलाफ कन्विक्टिव एविडेंस नहीं है, ना कंक्लूसिव प्रूफ है, हम केवल ये कनेक्ट करने के लिए कि साहब, और ये अगर ना बताते उसकी जानकारी ना होती तो एक सहायक एविडेंस के रूप में रिलेवेंसी इसकी लेते हैं, और केवल ये वह हमको घटना के इस पार्ट तक पहुंचाया कि उन्होंने हत्या की है, वो कंक्लूसिव नहीं है, केवल उसी पे हम लोग कनेक्शन नहीं मान रहे हैं, और न केवल कनेक्शन कोर्ट करेगी। अगर अन्य पार्ट पूरे मुकदमे के डिस्कार्ड हो गए और ये माना गया कि हाँ साहब इनकी निशानदेही पे असलहा रिकवर किया गया, तो क्या सजा हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए कहते हैं साहब हमको इतना एडमिट कर लेने दीजिए, क्योंकि हमारे लिए आवश्यक है। देखिए, जब न्यायालय बैठती है, मैंने आपको पहले बताया कि न्यायालय का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, जो उसका पहला कर्तव्य है, वो है न्याय करना। न्याय के तराजू में दोनों उसके सामने बैठे रहते हैं, एक तरफ प्रोसिक्यूशन रहता है, एक तरफ डिफेंस रहता है। वो ये चाहता है, न्यायालय चाहती है कि कोई भी अभियुक्त अगर जिसने कोई कांड किया है तो छूटे ना, और ये भी चाहती है कि कोई फालतू निर्दोष आदमी फंसे भी ना। तो एक पीड़ित के साथ भी न्याय करना होता है और डिफेंस के साथ भी न्याय करना होता है। इसलिए जहाँ जहाँ थोड़ा सा न्याय की गुंजाइश के लिए कोई सुराख, हम उसको कहते हैं, देसी भाषा में कहते हैं, वो तो आपको एडमिट करने के लिए दे दिया, हाँ भाई चलिए ठीक, आपको इतना अलाउ कर देते, इतना पार्ट आप अलाउ कर, चूंकि अगर वो भी नहीं अलाउ करेगा तो फिर तो उसकी जो रिकवरी, किसी मामले की रिकवरी हो ही नहीं पाएगी। इसलिए न्यायालय बेसिक देखती है कि क्या वह एविडेंस जिसकी क्यों कहता, देखिए कहता एक्ट में लिखा हुआ कि जानकारी होने पर, उनके द्वारा दी गई जानकारी जो उसने बताया, उसके द्वारा जानकारी हुई नए तथ्य की, तो उतने पार्ट के एडमिशन पढ़ा जाएगा। और जानकारी किस चीज को हुई, किस कथन से कितनी जानकारी हुई? इस कथन से कि मैंने वहां छुपा दिया, ये कथन आ गया। और जानकारी किस चीज को हुई कि वह भाला वहां पर छुपा हुआ था, यह है जानकारी। ये फैक्ट डिस्कवर्ड अंग्रेजी में इसको कहते हैं। क्या फैक्ट डिस्कवर्ड हुआ? कि वह जो भाला था वह वहां पर रखा हुआ था, यह है फैक्ट डिस्कवर्ड। तो उतने पार्ट जितने से वो फैक्ट डिस्कवर्ड हुआ, उतने पार्ट केवल आपका रिलेवेंट माना जाएगा, अदरवाइज पार्ट रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। ये इसकी व्यवस्था है। अब देखें थोड़ा सा, अब पुलिस क्या करती है कि किसी भी मामले में इसको जब दिखाती है तो न्यायालय पहली चीज ये देखता है कि क्या वह ऐसा स्टेटमेंट था जो जिसको अभियुक्त ने पुलिस से किया, पहली चीज तो देख लेगी। दूसरी चीज, क्या उसके पॉइंटिंग आउट पे बराबर, चूंकि देखिए वो कहता क्या है कि इनके कहने पे, इनके द्वारा दी गई, बताए गए स्टेटमेंट के आधार पर मैं उस स्थल पर पहुंचा। तो ये देखते हैं कि क्या वास्तव में वह जो नया फैक्ट डिस्कवर हुआ वो उसका परिणाम था जो उसने बताया। इसीलिए पुलिस कहती क्या है, देखिए आप पढ़ेंगे आगे, जहां मेरे मित्र जो हैं केस डायरी में आप पढ़ते होंगे कि इनके बताए पर स्थान पर मैं चला, आगे आगे मुलजिम चल रहा था, पीछे पीछे मैं चल रहा था। पुलिस लिखती चाहे सब झूठी स्टोरी लिख डाले, लेकिन लिखती यही चीज है। क्यों? क्योंकि ये साबित करना चाहती है कि हमने ये फैब्रिकेटेड नहीं है इसका स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि वो बताना, अगर वह इसके इस पार्ट को पुलिस ने साबित कर दिया कि इससे के बताए हुए स्थान से ही हमने यह भाला रिकवर किया है और वह भाला हत्या में प्रयुक्त था, तो एक ऐसा एविडेंस आ जाएगा डिफेंस के लिए जो उसको काटना मुश्किल हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन यही चाहता है कि हम न्यायालय को निष्कर्ष के करीब पहुंचा दें, झूठा चाहे सच्चा चाहे झूठे ढंग से। वो चाहता है कि हम इसको निष्कर्ष पहुंचा दें ताकि वहां से आगे की स्टोरी हमारी कनेक्ट कर जाए। तो केवल स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए ही वह इस प्रकार के एविडेंस गढ़ता है। वो कहता क्या है, ये आगे आगे चले, हमने साक्ष्यों को लिया, आगे आगे ये चल रहा था, मुलजिम चल रहा था पीछे, फिर ये गए, फिर उन्होंने अपने ही हाथ से निकाल के हमको भाला दे दिया। क्यों? इसलिए कहता है कि अगर ये न बताते तो मैं उस भाले तक न पहुंच पाता। इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। ये जरूर कहीं ना कहीं इसमें, क्योंकि इन्हीं को ही जानकारी हो सकती थी कि भाला कहाँ गया। आम आदमी वो ऐसे स्थल पर नहीं था जो प्लेस आम आदमी के लिए विजिबल हो, तो केवल इन्हीं को जानकारी थी। इसका मतलब ये हुआ कि इनको एक्टिव जानकारी थी, उसको छिपाना चाहते थे उस चीज को, कि मैं यहाँ पे उसको छिपा दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि उसको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि साहब जो भाला इन्होंने छुपाया वह वहां से बताया, वह वहीं से वास्तव में रिकवर किया गया, ये आ जाएगा। तभी तो जानकारी। देखिए कहता क्या है, वह जानकारी जो नए फैक्ट की हुई उसके स्टेटमेंट से हुई, अदरवाइज नहीं हुई। तो इसीलिए उसका एक्ट दिखा रहा है, आचरण दिखा रहा है कि वहां से चल के सीधे सीधे जा रहा है और आपको रिकवरी करा रहा है। तो उसकी सत्यता वो पुष्ट करना चाहता है, उसकी स्टेटमेंट की सत्ता पुष्ट करना चाहता है। अब इसके बाद जब वह रिकवरी करा देता है, वह केवल इतने से सजा नहीं हो जाएगी। अब यह साबित करना पड़ेगा आपको कि वह भाला उस हत्या में प्रवृत्त था। वह भाला उस हत्या में प्रवृत्त था, कैसे साबित करेंगे आप? उसके लिए आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले सकते हैं। साहब इतने गहरे घाव हैं, इतने गहरे घाव नहीं हैं, भाले का कार्य था बॉडी पे
जो अंदर घाव हैं उनका ये हिसाब था, ये आप बता सकते हैं। उसकी लंबाई, चौड़ाई, फलक की सब आप चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसका ब्लड ग्रुप वही था जो भाले में लगे हुए ब्लड से पाया गया। अगर चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ ये ऐसी चीज़ें थी। अब इसके बाद भी उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं पढ़ा जाएगा। उसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ इसी व्यक्ति ने इसकी हत्या की। यह आप ये प्रोसिक्यूशन इस बर्डन को कभी डिस्चार्ज नहीं कर सकता कि इस बर्डन की वो यहाँ से हट जाए कि साहब देखिए मैंने साबित करा दिया कि उसके देखिए केवल हथियार रिकवर करा देना, उस हथियार से हत्या हो जाना, इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं कि हत्या उसने किया। आपको इसके साथ साथ और भी एविडेंस देने पड़ेंगे। तो वह कन्फेशनल स्टेटमेंट इस स्थिति में भी उसका पढ़ा नहीं जाएगा। उस कन्फेशनल स्टेटमेंट या एडमिशन जो स्टेटमेंट है उसका उतना ही पार्ट पढ़ा जाएगा जितने पार्ट से उस नए तथ्य की जानकारी हुई। जहां तो नया तथ्य क्या है, उस असलहे का या ऑब्जेक्ट का उस स्थान से मिलना। तो वह स्थान और वह भाला या वस्तु जो भी है वह दोनों जानकारी के पश्चात जो तथ्य आ जाएंगे और जो उसने बताया जिनके परिणाम स्वरूप जानकारी हुई वह इसकी जानकारी हुई। तो यह चीज़ें जो हैं उसके साक्ष्य में से या संस्कृत स्टेटमेंट से पढ़ ली जाएगी, रिलायबल होगी और इसको साबित करने का अवसर प्रोसिक्यूशन के पास हो जाएगा। अब अगर चीज स्टेब्लिश हो जाती है तो यह बता सकता है प्रोसिक्यूशन को, तो भी साबित करना पड़ेगा कि साहब हत्या इन्होंने ही की, ये साबित करना पड़ेगा उसको। और अगर चाहे एक्यूज तो एक्यूज ये कह सकता है कि साहब ये जबरदस्त, हमने ऐसे कोई जगह नहीं दिखाई, हमने ऐसे कोई घटना नहीं बताई, ये कहीं बाजार से बाद में ऐसी चीज़ों को ले आए, चाकू या भाला जो है बाद में उसको डेवलप किया। और बाद चूंकि अगर ऐसी बात थी तो इनको जब पहला अवसर मिला हमसे पूछताछ करने का उसी समय उनको रिकवर करा लेना चाहिए था। उसी समय क्यों नहीं रिकवर कराया? कोई ऐसा विटनेस नहीं है जिसने हमको रिकवरी कराते हुए देखा हो और ना मैंने कभी स्टेटमेंट दिया। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट से वो इसका रिबटल भी कर सकता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी भी रिबटल करने की है। अगर वो समझ जाए कि हाँ हर प्रकार में मुझे इसे सजा हो जाएगी तो ही हैज़ अपॉर्चुनिटी टू रिबट द एविडेंस विच इज अगेंस्ट। ये इंपॉर्टेंट इसमें आ जाए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो संस्वीकृत या स्वीकृत में से किए गए कथन का उतना पार्ट, जितने पार्ट में से किसी तथ्य की जानकारी होती है तो उतना पार्ट रिलेवेंट कर लिया जाएगा, अदर पार्ट्स को छोड़ दिया जा सकता है। ये धारा 27 है। तो जहां भी रिकवरी का मित्रों एक चीज मैं आपको और निवेदन साथ करना चाहूंगा, जब भी आपके सामने कोई केस आए रिकवरी से संबंधित आए तो आप धारा 27 और उसकी व्याख्या का जरूर देख लें और उसके बाद ही आप न्यायालय में खड़े हों तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहेगा। अगर मेरा जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा प्रयास आपको ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव मुझे भेजते रहें। थैंक यू, नमस्कार।